हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 17। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग का बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए सिर्फ 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट में आ चुके क्वेश्चन पेपर का मिक्सचर है जो आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपका पेपर 15 को है तो 15 के पहले आप जितना मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप क्वेश्चन की आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्योंकि आप 15-20 दिन से पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपको उसको जज करने के लिए एक शानदार सा मौका है। तो जिन्हें चाहिए प्रैक्टिस सेट वो इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसे निजी और सार्वजनिक उद्योग का सह अस्तित्व होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके आर्थिक सिद्धांत से रहेगा। किसी वस्तु को वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है, अधिक लोचदार या कम लोचदार, या ऑप्शन सी या पूर्णतया या ऑप्शन डी या शून्य। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉबिन्स के अनुसार यदि कोई वस्तु ऐसी हो जिसके अनेक प्रयोग होते हैं उसकी मांग अधिक लोचदार हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मांग फलन x=k/p दिया गया हो जहाँ k का एक स्थिरांक हो, इसकी मांग लोच क्या होगी। तो हमेशा आपका सदैव एक रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध सही है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका संबंध एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, मांग वक्र कीमत उपयोग वक्र से व्यापुत्र किया जा सकता है। ये कथन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं मानी जाती है। अधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये कथन आपका विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त क्या करती है, वस्तु की इच्छा या वस्तु की आवश्यकता, या ऑप्शन सी है वस्तु की मांग की मात्रा, या ऑप्शन डी है किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांग की मात्रा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य होता है जब बजट रेखा आपका उदासीन वक्र की स्पर्श रेखा होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आप व्याख्या देख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है कि प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम उस उपयोग की यूटिलिटी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपका कीमत निर्धारण का सिद्धांत से रहेगा। निम्नांकित रेखाचित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है। आप यहाँ देख भी सकते हो, सारे आपके क्वेश्चन जो है सिलेबस के पॉइंट से दिया गया है कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया भी जा रहा है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका कीमत निर्धारण के सिद्धांत से है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित रेखाचित्र किस संतुलन का प्रदर्शन कर रहा है। आपको बताना है जो आपका ये रेखाचित्र है, आपको बताना है किस संतुलन का प्रदर्शन ये कर रहा है, एक फर्म का, एक प्रतिनिधि फर्म का, या ऑप्शन सी है एक अधिकारी फर्म का, या ऑप्शन डी है एक उद्योग का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उद्योग का ये आपका रेखाचित्र संतुलन प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म के लिए अपने लाभ को अधिकतम करने हेतु प्रथम कर्म की शर्त क्या होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, MC=MR। ये सवाल आपका DSSB में पूछा भी जा चुका है और हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया भी है। यहाँ आप व्याख्या पढ़ भी सकते हैं कि किसी फर्म के अधिकतम लाभ हेतु प्रथम शर्त MR=MC होता है। दूसरी शर्त आपका MC अर्थात सीमांत लागत, MR अर्थात सीमांत आय के नीचे से काटे और ऊपर की उठी हुई हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी अपने लाभों का अधिकतम कर पाता है जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्तरीय लागत क्या हो जाती है।
तो उसकी औसत स्थिर आपकी घट जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पुण्य प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है? बड़ी मात्रा में क्रेता और विक्रेता, समरूप उत्पाद, ऑप्शन सी है प्रवेश में स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है परिवहन लागत की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर भी सकते हो कि पुण्य प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार है जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों बड़ी संख्या पर विद्यमान करते हैं और कीमत उत्पादन को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और आपका पुण्य प्रतियोगिता आपके इस प्रकार आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, बड़ी संख्या में क्रेता, समरूप उत्पाद और ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन है आपका प्रदेश की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके एग्ज़ाम से पहले और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराने का। और जिनको अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट करना है और ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस आया है आपका बीपीएससी द्वारा, मतलब सूत्रों से पता चला है कि इसका जो अगला आपका बीपीएससी का जो अगला भर्ती है अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, विज्ञापन आपको अक्टूबर में दे दिया जाएगा और नवंबर में एग्ज़ाम होने की बात चल रही है। इससे शानदार मौका आपको इसी साल आपको जॉब लेने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा प्रैक्टिस सेट लो, कहीं से भी आप तैयारी करो, यूट्यूब से या बुक से कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन इस बार आप अपना स्टेट क्वालिफाई करो और अपना बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है नवंबर में, ऐसी बात चल रही है, उसमें अपना सीट आप कंफर्म कीजिए। इससे अच्छा मौका इसी साल आप जॉब लेकर निश्चिंत बैठ सकते हो। नहीं तो ऐसा मौका फिर दोबारा कब मिलेगा कोई नहीं जानता। इलेक्शन जहाँ इलेक्शन हुआ उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। इलेक्शन जब तक है तब तक आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसी वैकेंसी में आपको अपना सीट कंफर्म करना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, स्टेट के बच्चे भी हैं। इस बार लड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी आपका दिन पर दिन क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए शानदार मौका है आपको इस स्टेट को क्वालिफाई कर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आपको आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वितरण का सिद्धांत से है कि विधिग्रह मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको सारा प्रैक्टिस सेट व्याख्या के साथ मिलेगा और आंसर के साथ मिलेगा, यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मंदी की स्थिति किस तरह का बजट अपेक्षित करती है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट में 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो घाटे का बजट होता है, ये सवाल हमने पहले की प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए तो हमने इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट कराया है, कम से कम आप वो जरूर कर लेना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी में वृद्धि बाई उत्पादन में वृद्धि। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप व्याख्या देख भी सकते हो। ICOR आपका बुद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात होता है। पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पाद की मात्रा में वृद्धि के बीच अनुपात आपका रिप्रेजेंट करता है। ICOR इक्वल टू पूंजी में वृद्धि बाई उत्पादन में वृद्धि होता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपेरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक को गठन किया गया था? ये सवाल आपका VBI है। ये सवाल आपका DSSB में ऑलरेडी पूछा जा चुका और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो आपका जो इंपेरियल बैंक था, आपने पढ़ा भी होगा, जो इंपेरियल बैंक पहले था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसको ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उसको चेंज कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो, इंपेरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय के पश्चात हुआ था। 1955 में इस बैंक का नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो आप इसको याद रखिएगा। इंपेरियल बैंक आपका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योग तथा सेवाओं में आए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति यदि MR लेस देन MR2 हो तो एकाधिकारी क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दीर्घ काल में किसी वस्तु की कीमत एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक अक्ष से समांतर होती है, तो अर्थात मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है आपकी मांग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू कर दिया गया था। आपको बताना कि बैंकों को सामाजिक नियंत्रण कब से शुरू किया गया था?
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि साख के प्राथमिकता क्षेत्र और निर्देशित करने हेतु आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अग्रणी बैंक योजना का स्टार्ट कब किया गया था? आपको बताना है कि अग्रणी बैंक योजना कब प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लीड बैंक योजना का स्टार्ट सरकार ने 1969 में किया था। इसका उद्देश्य था कि आवंटित जिले में गहन विकास करना, मतलब जो गांव के जिले हैं उनको गहन विकास करना। इस योजना के तहत लीड बैंक उस जिले का विकास के लिए सरकारी बैंक, व्यापारिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को सम्मानित करता था। आप इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता आपका शून्य हो जाता है तो आपका उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रहेगा। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु कहाँ पर था? इसका राइट आंसर आपका समग्र विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण, ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? इस आपका क्वेश्चन बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेविस द्वारा ये आपका कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका विनिर्माण से रहेगा कि किसी वस्तु की सीमांतर उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपके कुल संतुष्टि से होता है। जब तक कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपका जो उपयोगिता है वो संबंध नहीं बता सकता, आपका कस्टमर से आपका संबंध नहीं बन सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी घटक विकासोन्मुख राजकोषीय नीति का भाग नहीं माना जाता है? तो राजकोषीय नीति का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इसके तहत सार्वजनिक आय, व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा बजट नीति का नियमन बनाया जाता है तथा मौद्रिक नीति का संचालन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किया जाता है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मांग जमाए। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसमयोजन का सूत्र है कि जहां ए वास्तविक जनसंख्या होता है और ओ अनुकूलम जनसंख्या तथा एम कुसमयोजन का अंश का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम इक्वल टू ए माइनस ओ बाई ओ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिगामी कर वो कर कहलाता है जिसमें कर ही दर का दर में वृद्धि के साथ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके टैक्स के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि देश में बेरोजगारी हो तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का फलस्वरूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर में भी वृद्धि लाती है, परंतु मुद्रा के मूल्य में कमी लाती है। ये बेरोजगारी से संबंधित नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और वीडियो के साथ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास एवं समाज से क्वेश्चन रहेगा। निम्न में कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही माना गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सरकार का प्राप्त लाभ। ये आपका ऑप्शन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 में और यूपी पीजीटी का 2021 का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको पता होगा कि जो आपका 1 रुपये का नोट होता है वो सिर्फ एक ऐसा होता है, नोट है सिर्फ सिर्फ 1 रुपये का नोट है जो जिसपे वित्त सचिव भारत सरकार का सिग्नेचर होता है, ना कि गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है। बाकी नोट पे आपका गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसका साइन होता है बाकी नोट पे, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है उस पर सिर्फ नोट आपका वित्त सचिव भारत सरकार का होता है। तो बिल्कुल इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर टिक आउट करके आप मत चलिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, वित्त सचिव भारत सरकार। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है और बिहार स्टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 27.8% आपका जनसंख्या नगर में निवास करती है। भारत का वर्तमान राजकोषीय घाटा लगभग कितना है? तो ये सवाल आपका मतलब ओल्ड है, तो आपका सवाल ये करंट अगर पूछा जाए तो करंट पूछ सकता है, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा पास का क्वेश्चन का पेपर का है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 19-20 का अनुसार आपका राजकोषीय घाटा बताया गया 3.8%। तो राइट आंसर इसके हिसाब से 4.6% होगा। सामुदायिक विकास का क्या अर्थ है? तो सामुदायिक विकास का अर्थ होता है सर्वग्रामीण ग्रामीण विकास। जब तक आप ग्रामीण विकास आपका नहीं होगा तो तब तक आपका सर्वग्रामीण, आपका जो इंडिया है, आप इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक सिर्फ टाउन को विकास कर आपका इंडिया डेवलप नहीं हो जाएगा, जब तक इसमें आपका सहायता
जो गांव है उनको आप उससे जब आप तक उससे प्रोग्रेस नहीं करोगे तब तक आपका इंडिया डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सर्वगीण ग्रामीण विकास जब तक होगा तब तक आप जाकर इंडिया डेवलप होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका औद्योगिक उत्पादन आपके महाराष्ट्र में होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, गलती से भी बिहार तो आप टेक आउट करिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ पर कुछ होता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है फेरा का स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो फेरा का स्थान पर आपका फेमा आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब लाया गया था तो याद रखिएगा 1 जून 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन है ग्रामों के मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग से निहित ये कथन किसका है। ये कथन आपका महात्मा गांधी का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र किसकी देन है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका नई आर्थिक नीति की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता। आपको बताना है कि भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता। तो भारत आपका कपास का आयात नहीं करता, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करता। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये सवाल आपका बिहार में पूछा जा चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो अगस्त में किया गया था 1996 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन सा होता है। तो योजना आयोग का सचिव आपका राष्ट्रीय विकास का परिषद चुना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर आधार पर की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जो आपका नाबार्ड की स्थापना 2 अक्टूबर 1982 में शिवरामन समिति के अनुशंसा पर की गई थी। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवरामन समिति। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वार्षिक विकास की वृद्धि दर क्या निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका 8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किस आधार पर की जाती है। इस सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चाल मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम मानी गई है। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा शिशु का जो बच्चे होते हैं उनके मृत्यु दर सबसे कम माना गया है। मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कम मृत्यु आपके केरल में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद गुजरात भी है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपके प्रधानमंत्री, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो फिलहाल अभी आपके नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है। तो आपको सबको पता होगा कि 1000 व्यक्तियों पर आपका जनगणना, कोई भी जनगणना आपके 1000 व्यक्तियों पर ही होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की नई जनसंख्या नीति कब घोषणा की गई थी। ये सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। 15 फरवरी 2000 ईस्वी को नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है नीचे कुछ कथन दिए गए, सही को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही है, आपको ये चुनना है। जो पहला कथन आपका सही है, भारत में भूमि के प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों के उपज से कम है, ये बिल्कुल कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, वृक्ष लगाना आवश्यक है। आपको बताना है कि पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है। तो आप सबको पता होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी आपका इंपॉर्टेंट है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी आपका पेड़ लगाना काफ़ी ज़रूरी है। और आप लोग को पेड़ लगाना भी चाहिए, क्योंकि उससे पेड़ रहेगा तब हम लोग रहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद से आपसे भी किया जा सकता है कि आप वीडियो को लाइक भी करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए एग्जाम से पहले सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है। आपका 100 रुपया आप लोग को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ज्वाइनिंग लेटर से काफ़ी कम है, उसके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्हें चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट।